डियर स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन मैनिपुलेशन भी हम इसको कह सकते हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आप पूरा बायोटेक कवर हो जाता है। द यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड इज द बायोटेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं आप? रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी उसी का एक पार्ट है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम क्या करते हैं कि दो डिफरेंट डीएनएज को एक साथ जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। सपोज करिए आपके पास वेक्टर है, वेक्टर डीएनए है, और इसमें अगर हम एक डीएनए इंसर्ट या कहिए डिजायर्ड डीएनए फिट कर दें तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। किस तरीके से हम बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या मेथड्स हैं और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, ये आने वाले जो स्लाइड्स हैं मैं उनमें आपको समझाऊंगा। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट वो है, टॉपिक है। आप ध्यान से सुनिएगा इसको और ध्यान रखिएगा इसको, जब भी मैं डिस्क्राइब करूं तो इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें दो साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो है हर्ब बॉयर और स्टैनली कोहेन। 1973 में इन दोनों ने जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म था उसको क्रिएट किया। और ये किस तरीके से एडवांस हुआ, कैसे ये चीजें बनी, तो इनमें जो बॉयर थे, हर्ब बॉयर, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे काम किया, और जो कोहेन थे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्लाज्मिड्स का जो प्लाज्मिड्स थे उनको इकोलाई में ट्रांसफॉर्म किया। तो ये जो दो वर्क हैं ये माइलस्टोन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हिस्ट्री के, और इन्हीं से आगे फिर सारी चीजें डेवलप होती चली गई। अब बात आती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज ए वेक्टर इनटू विच ए डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन इंसर्टेड एंड इट्स क्लोनिंग इनटू एप्रोप्रिएट होस्ट। जैसा आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे एक ह्यूमन सेल दिखाई गई है, जिसमें से जो ग्रोथ हार्मोन के लिए होता है वो जीन हमने आइसोलेट किया है, और उस जीन को हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की हेल्प से उसमें स्टिकी एंड बनाए। वहीं पे सेम एंजाइम यूज करके हमने जो वेक्टर है उसमें हमने एंड्स बनाए, और इन दोनों को एक साथ हमने इनकॉर्पोरेट किया और लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इनको जोड़ लिया। इस तरीके से ये दोनों जो रिजल्टेंट इसका प्रोडक्ट है, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं। अब आगे किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से इसकी और ज्यादा कॉपीज हम बनाते हैं, तो जो भी इसकी मेथड्स, जो भी इसके स्टेप्स हैं, वो मैं आगे एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, हम कौन सा प्रोसीजर जो उसका प्रोटोकॉल है उसे हम फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आइसोलेशन करते हैं डीएनए का। जो दोनों डीएनए है, चाहे वो वेक्टर डीएनए है और चाहे वो जो डीएनए इंसर्ट है या डिजायर्ड डीएनए है, उन दोनों को हम उनके सोर्सेज से आइसोलेट करते हैं। इसके बाद कटिंग ऑफ डीएनए। जो वेक्टर डीएनए है उसमें भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके कट लगाते हैं, और जो डिजायर्ड डीएनए है उसके भी एंड्स को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से जो रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। फिर जब इन दोनों को एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, वेक्टर डीएनए और जो डिजायर्ड डीएनए है उनको, इसके बाद ज्वाइनिंग की जाती है। ज्वाइनिंग के लिए हम डीएनए लाइगेज यूज करते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, और जो कटिंग होती है उसके लिए हम
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, उन्हें यूज करते हैं और इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। जब ये ज्वाइनिंग हो जाती है तो ये जो प्रोडक्ट है रिकॉम्बिनेंट है। अब इसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, अब इसको मल्टीप्लाई कराया जाता है और मल्टीप्लाई कराने के लिए हम उसको जो सुटेबल होस्ट होता है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं या उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये प्रोसीजरल वो है इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जिसमें 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा कटिंग ऑफ डीएनए, तीसरा ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए और चौथा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। अगर हम डीएनए आइसोलेशन की बात करें तो जो इस फिगर में आप देख रहे हैं जिस तरीके से, ये मैं आपको बताता हूं कि जो सेल्स होती हैं जिनसे हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, उनको हम एक डिटर्जेंट यूज करके सबसे पहले उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करके और इनका लाइसिस करते हैं, फिर क्या होता है कि जो सेल कंटेंट्स हैं उनको हम प्रोटीएज और आरएनएज के साथ हम उनको ट्रीट करते हैं। प्रोटीएज से जो प्रोटीन है वो खत्म हो जाएंगी और जो आरएनएज हैं वो आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका मतलब है अब इसमें जो बचा, एक तो सेल डेब्रिस है ही है और इसके अलावा जो डीएनए है वो है। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इसमें 2 लेयर बनती हैं, एक बनती है डीएनए की और दूसरी बनती है जो डेब्रिस है, सेल डेब्रिस है। सेल डेब्रिस पेलेट के रूप में आता है और जो डीएनए होता है वो सुपरनेटेंट के रूप में आता है। तो इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं। जो सुपरनेटेंट हमने लिया जिसमें डीएनए है, उस डीएनए को प्रेसिपिटेट किया जाता है इथेनॉल के साथ, जिससे कि एक विस्कस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हम इसको ग्लास रोड पे स्पूल कर लेते हैं, ग्लास रोड पे इसको लपेट लेते हैं। तो ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए है। अब इस तरीके से हम इसको करते हैं। अगर हमें बैक्टीरियल सेल से करना है तो हम उसको ग्लास टेस्ट ट्यूब में लेके उसको ग्लास रोड से क्रश किया जाता है। उसमें क्या होगा कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी अलग होगा और जो कहिएगा प्लाज्मिक डीएनए वो भी अलग होगा। इन दोनों को हम सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन पे कहिएगा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे जो प्लाज्मिक डीएनए है उसका अलग बैंड बनता है और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसका अलग बैंड बनता है। इनमें से हम प्लाज्मिक डीएनए को सक आउट कर लेते हैं और उसको अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों, चाहे वो वेक्टर डीएनए है और चाहे वो डीएनए इंसर्ट है, इस तरीके से हम उन दोनों को आइसोलेट करके आगे के लिए तैयारी करते हैं। जो कटिंग ऑफ डीएनए, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, इसको हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की हेल्प से करते हैं, जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए कहते हैं कि पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट पे ही कट करता है। तो इन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जो भी जो फिजिकल मैपिंग हम करके, पहले फिजिकल मैपिंग करके ये पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है और कौन सा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसमें कट लगाएगा, तो उसे यूज करके हम चाहे वो वेक्टर डीएनए है और चाहे वो जो डिजायर्ड इंसर्ट है, डीएनए इंसर्ट है वो है, उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट करते हैं। और कट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक तरीके से कि हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे जो डिजायर्ड डीएनए है उसको। अभी जब मैं प्रोसीजर डिस्क्राइब कर रहा था तब भी मैंने ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए के बारे में आपको बताया था। जो कट एंड्स होते हैं वेक्टर और डिजायर्ड इंसर्ट के, डीएनए इंसर्ट के, उनको हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ते हैं। ये लाइगेज एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को मजबूती प्रदान करता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को आपस में जोड़ता है, जिससे कि कंप्लीट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो ज्वाइनिंग के लिए आप क्या कहेंगे कि जो डीएनए लाइगेज है उसको आप यूज करते हैं और डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। अब जो फोर्थ प्रोसीजरल स्टेप है वो है एम्प्लीफाइंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास डोनर डीएनए है और वेक्टर डीएनए है।
डोनर डीएनए से हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके सेगमेंट्स काटते हैं और इसी तरीके से वेक्टर डीएनए में भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके कट लगाते हैं। दोनों जगह हम सेम एंजाइम ही यूज करते हैं, दोनों जगह हम एक ही एंजाइम यूज करते हैं, चाहे वो वेक्टर डीएनए है और चाहे वो क्या जो डोनर डीएनए है वो है। अलग तरीके से कोई भी यूज नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम यूज करते हैं दोनों स्टेप पे एक ही एंजाइम यूज किया जाता है। जब ये दोनों में हम कट लगा लेते हैं तो इसके बाद डोनर डीएनए को जो हमारे पास वेक्टर डीएनए है उसमें इंसर्ट करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बना लेते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में अंदर भेजना इंट्रोडक्शन कहलाता है या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसके लिए एक मेथड है जिसे हम हीट शॉकिंग मेथड कहते हैं। इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेके हम CaCl2 का सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें बैक्टीरियल सेल और जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इन दोनों को रखा जाता है। फिर जो ये सॉल्यूशन है CaCl2 वाला, इसको हम 42 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं या हीट शॉक दिए जाते हैं। इस कारण अभी तक ये मैकेनिज्म पता नहीं है कि किस वजह से जो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये बैक्टीरियल सेल के या कहिएगा होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। एक कंसेप्ट ये दिया गया है कि जब हीट शॉकिंग की जाती है कि गर्म किया जाता है और ठंडा किया जाता है तो जो सेल वॉल की इलास्टिसिटी है वो शायद बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो इसके पोर्स है उनका साइज बढ़ जाता है, जिससे कि ये जो प्लाज्मिड है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये सेल के अंदर चला जाता है। इसके बाद सेल को मीडिया पे जो सुटेबल मीडियम होता है उस पे हम इसको ग्रो कराते हैं और जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई करती है उसी तरीके से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई करता है और उस प्लाज्मिड डीएनए के साथ जो डिजायर्ड या कहिएगा डोनर डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो एम्प्लीफिकेशन है और इसे हम जीन क्लोनिंग भी कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जीन क्लोनिंग का एक मैटर है कि हम किस तरीके से उसको एम्प्लीफाई करते हैं। ये जो मेथड है ये पैलिंड्रोम्स की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं? एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है उसके दोनों एंड्स पे जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाए जाते हैं तो इसे पैलिंड्रोम कहते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हम यूज करते हैं वेक्टर में भी और डोनर डीएनए में भी। जो सिमिलर एंडोन्यूक्लियस है जब कट लगाता है वेक्टर डीएनए में तो स्टेगर्ड क्लीवेज बनाता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होने की वजह से स्टेगर्ड क्लीवेज बनाता है। जब इस सेम एंजाइम को हम डोनर डीएनए में यूज करते हैं तो वहां पे भी ये स्टेगर्ड क्लीवेज बनाता है। ये जो एंड्स है डोनर डीएनए के और प्लाज्मिड डीएनए या वेक्टर डीएनए के, ये जो एंड्स हैं 3 प्राइम और 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब इन दोनों को एनील करने के लिए हम एक साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, एक साथ लाते हैं, तो ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जो इनके बीच गैप्स होते हैं उन्हें हम डीएनए डाइजेस की हेल्प से भर देते हैं और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनता है। ये पूरा जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है ये आप इस फिगर में, जो फिगर यहाँ पे है, जो डायग्राम आपको दिखाया गया है उसमें पूरा का पूरा ये आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की प्रेजेंस के कारण आराम से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। जैसे मैंने जो मेथड से जब मैं डिस्क्राइब कर रहा था तो शुरू में ही बताया था कि हर एक मेथड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जो एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इजी मेथड है, लेकिन डिसएडवांटेजेस की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब हम
वेक्टर डीएनए या जो डोनर डीएनए है उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से काट के स्टेगर्ड क्लीवेज बनाते हैं। क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये दोनों एंड्स भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इनके आपस में जुड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आपस में जुड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो ये तुरंत आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो जो भी आपने प्रोसेस करी है उसको आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और एक और चीज है कि जब हम इसको जोड़ते हैं तो जो रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट है वो कन्वीनियंट पोजीशन पे नहीं रहती। तो ये इस टेक्निक के दो डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब जो दूसरी मेथड है वो है एडिशन ऑफ पॉली डीए एंड पॉली डीटी एट 3 प्राइम एंड्स ऑफ वेक्टर एंड डीएनए क्लोन्स रेस्पेक्टिव। इस मेथड में क्या है कि जो भी मैं पहली मेथड की बात कर रहा था कि उसमें एक डिसएडवांटेज है कि जो भी उसके कट एंड्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि स्टिकी एंड्स होते हैं या हम कहिए स्टेगर्ड क्लीवेज होता है वहाँ पे और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, इसलिए उनकी जो लाइगेट हो जाते हैं उनकी एनिलिंग हो जाती है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि वेक्टर डीएनए लेके और जो डोनर डीएनए उनको लेके सेम एंजाइम से ही हम काटते हैं, लेकिन इस तरीके से काटते हैं जिससे कि स्टिकी एंड्स ना बने। अब जो वेक्टर डीएनए है उसके 3 प्राइम एंड्स पे हम कहिएगा कि ए पॉली डी ए की टेल बनाते हैं और जो हमारा डीएनए क्लोन है या डिजायर्ड डीएनए है उसके 3 प्राइम एंड्स पे हम टीटी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल टेल्स बनाते हैं वेक्टर में भी और डिजायर्ड डीएनए में भी। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं। जब तक इनको हम आपस में नहीं जोड़ेंगे तो जो चाहे वो डीएनए क्लोन है उसके एंड्स हो चाहे वो वेक्टर के एंड्स हो वो आपस में नहीं जुड़ेंगे। जब क्लोन को वहां इंसर्ट किया जाता है वेक्टर में तो ए और टी क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और फिर जो इनके गैप्स होते हैं उन्हें हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से भर देते हैं। अभी जो दूसरी बात है इसमें कि जो एडेनिन है उसके लिए हम डीएटीपी प्रिकर्सर यूज करते हैं और जो थाइमिन है उसके लिए हम डीटीटीपी यूज करते हैं। इन दोनों को जब हम वेक्टर और डीएनए क्लोन के एंड्स पे जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने के लिए टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। मैं समझता हूँ ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। जो भी मैंने डिस्कस किया वो आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट है, दूसरा प्लाज्मिड है। यहाँ पे हम टर्मिनल ट्रांसफेरेज और उनकी हेल्प से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम यहाँ पे कट करते हैं और टर्मिनल ट्रांसफेरेज की हेल्प से दोनों पे चाहे वो डीएनए फ्रेगमेंट है और चाहे वो प्लाज्मिड है वहाँ पे हम ए टेल बनाते हैं और टी टेल बनाते हैं। बाद में इन दोनों को हम एक साथ एनील करते हैं, इनका इंजर्शन करते हैं और डीएनए लाइगेज की हेल्प से हम बनाते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम बनाते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो टेक्निक है जो पॉली डी एंड पॉली डीपी का एडिशन है इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि जो भी इनके कटेंट्स हैं वो आपस में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो डीएनए क्लोन है उसको रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं ये डीए एंड डीटी जोड़ने की वजह से वो नष्ट हो जाती हैं। तो इनका रिट्रीव करना वेक्टर से इनको निकालना जो भी क्लोन डीएनए है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, टीडियस हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है इस टेक्निक का कि जो रिट्रीवल है वो टफ हो जाता है। अब जो थर्ड मेथड है उसे हम ब्लंट एंड लाइगेशन कहते हैं और इसमें हम T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्लाज्मिक डीएनए होता है उसको हम पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा के लीनियर फॉर्म में ले लेते हैं और फिर अगर इसके एंड्स पे कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड है तो उसे एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम की हेल्प से काटकर
ट्रीट कर लिया जाता है और उसको हम ब्लंट एंड लाइगेटेड ब्लंट एंड बना लेते हैं उसमें। अब इसके बाद हमारे पास पॉलीलिंकर्स होते हैं। पॉलीलिंकर्स इस तरीके के डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जिनमें बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं बहुत सारी होती हैं। इन पॉलीलिंकर्स को हम जो प्लाज्मिक डीएनए है या जो वेक्टर डीएनए है इसके एंड्स पर जोड़ देते हैं और इसके लिए हम जो टर्मिनल ट्रांसफेरेज है उसको हम मैं यहाँ टर्मिनल गलत कह गया हूँ, T4 डीएनए लाइगेज हम यहाँ पे जोड़ते हैं। अब ये जो पॉलीलिंकर्स हैं ये ही एक्चुअली हमारे पास जो डोनर डीएनए है वो है। अब इनमें हम जो पॉलीलिंकर्स हैं यहाँ पे हम एक्सएचओ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं जो इन पॉलीलिंकर्स में स्टिकी एंड्स बनाता है। बाद में हम इन स्टिकी एंड्स को आपस में जुड़ने के लिए अलाउ करते हैं जिससे कि एक कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है और इनके जो गैप्स होते हैं उन्हें हम डीएनए लाइगेज से भर देते हैं। तो ये ब्लंट एंड लाइगेशन मेथड है जो मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ब्लंट एंड लाइगेशन जो टेक्निक है इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि जो इसके कट एंड्स हैं वो भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वो सेम डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें आपस में जुड़ सकते हैं। जो कहें कि जो ब्लंट एंड लाइगेशन है इसमें जो डीएनए इंसर्ट होता है उसको हम इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये है कि ये इसका डिसएडवांटेज मैं नहीं कहूँगा, ये एडवांटेज है इसका और थोड़ा इसमें हम सुधार कर लें कि जो पहला है वो तो डिसएडवांटेज ही है लेकिन जो बात का पॉइंट है वो इसका एडवांटेज है कि जब हमें जो डीएनए क्लोन है जब वो चाहिए हम उसको आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। जहाँ तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की बात है तो हम कोई भी पर्टिकुलर जीन उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन्स और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, इन सबको हम जितना चाहें जो भी जीन है हमारे पास हम इनका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इस मेथड से जो एड्स का टेस्ट है वो सिंपल और जल्दी हो जाता है। डिफरेंट टाइप की जो मॉलिकुलर डिसीज हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, इनका डायग्नोसिस हो सकता है और प्रीनेटल डायग्नोसिस हो सकता है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम जीन थेरेपी में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स हैं उनको भी इसके थ्रू बनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ जितना भी मैंने डिस्कस किया है वो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसको समझा होगा, फॉलो किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक।